नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरने। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को इंतजार था। नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से आपकी जरूरत की 90% से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई हैं। जीएसटी के घटने का असर बाजार पर दिखने लगा है। कारों की बिक्री ने 35 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देश में 375 से ज्यादा वस्तुएं सस्ती हुई हैं। साथ ही आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए घरेलू सामान जिसमें कार, टीवी, बाइक आदि ये सब सस्ते हो गए हैं। और अब जीएसटी में सुधारों के बाद इसमें सिर्फ 3 स्लैब बचे हैं, जहां 12% और 28% वाले कर ढांचों को खत्म कर दिया गया है। वहीं 5 और 18 के पिछले स्लैब को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 40% का एक नया टैक्स अल्ट्रा लग्जरी स्लैब बनाया गया है, जिसमें आता है पान मसाला, तंबाकू के विकल्प से बने सिगार, सिगरेट और अन्य में आपको बता दें 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, कैफीन युक्त पेय पदार्थ जिसमें एरेटेड वाटर समेत जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठे पदार्थ होते हैं, जो कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ, नॉन एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, ये सभी 40% के स्लैब में आएंगे। तो आइए आज इसी बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। समकित भंडारी जी हमसे जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपको बता दें उनका परिचय सचिव हैं आईसीएआई इंदौर शाखा के साथ में और अध्यक्ष हैं सीआईसीएएसए इंदौर शाखा के, और अभी वर्तमान में आईसीएआई इंदौर शाखा के उपाध्यक्ष भी हैं। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़े हैं नंदन नरूला जी। वे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की भोपाल शाखा की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं। साथ में नरूला जी ने केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ काम किया है, लंबा अनुभव है उन्हें, और आप स्टार्टअप्स के लिए भी मेंटर रहे हैं। और एक खूबी उनके साथ ये भी जुड़ी है नंदन जी के साथ कि वे ट्राई एथलीट और आयरन मैन प्रतियोगिता के फिनिशर भी हैं। तो दोनों मेहमानों का हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत भंडारी जी आपसे करना चाहूंगी। सर, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार सर। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, जीएसटी का असर दिख रहा है, सभी जगह इस बचत उत्सव की बात हो रही है, और आपका भी हम, अब आप सीए हैं और आपका भी हम ये दृष्टिकोण जानना चाहेंगे कि ये नए जीएसटी नए स्लैब्स को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ आपके नजर में आप देखेंगे, कैसे क्या कुछ घटा है, क्या कुछ बढ़ा है कंज्यूमर्स के पास में? और अभी फिलहाल पिछले 6 महीने से 1 साल में देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर स्लगिशनेस आने लग गई थी। ये बहुत जरूरी था ये, और बहुत वेलकम स्टेप है, और ये बहुत सही समय पे आया है, क्योंकि सेल्स जो होती है, रिटेल सेल्स जो होती है, या गाड़ियां खरीदते हैं लोग, तो ये एक फेस्टिवल ड्रिवन मार्केट है हिंदुस्तान का। यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्स जो होती है वो इसी समय आती है, और इसी समय ये जीएसटी कम हुआ है, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। भंडारी जी, आपने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे व्यंग्यात्मक इसमें कहा है, निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा है क्योंकि 35 सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है कार खरीदने में, और आपने ये भी कहा है कि सही समय पे आया है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये वाकई सही समय है? क्या आपको नहीं लग रहा कि देर आई दुरुस्त आई? हाँ, ये तो कुछ समय पहले भी हो सकता था, पर देखिए ये जो जीएसटी एक्ट है, ये आज की तारीख में इमेच्योर्ड एक्ट ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये नया एक्ट आया है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने कार्यों को करके रेट्स को रिवाइज करके सीख रही है। हो सकता है कि अभी भी जो रेट्स कम की गई है, किसी में बढ़ाई गई भी है, जैसे कुछ में 28 से 40% कर दी गई है, तो इस पे भी कई बार ऐसा होता है कि मार्केट का रिएक्शन देखने के बाद में चेंजेस आते हैं। तो ऑब्वियसली ये जितना समय बीतता जाएगा उतना ज्यादा सरकार का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा और ये एक्ट भी मैच्योर्ड हो जाएगा। तो इसमें जब भी हम बात करेंगे तो यही बोलना पड़ेगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि देर तो होगी, हमेशा होगी। हम कोई भी कार्य को, नए कार्य करते हैं, उसमें समय लगता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी इसमें चेंजेस आ रहे हैं। पर एक समय तो ऐसा था कि 1 साल में 310 चेंजेस आए थे जो फर्स्ट ईयर था, तो उसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी घबरा गए थे कि ये रोज सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है कि पुराना एक्ट कल का था और आज नया एक्ट आ गया है। तो ऐसा कुछ विशेष चेंज नहीं देखता हूं मैं, और देरी नहीं लगती मुझे। फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि देरी नहीं है, मैच्योरिटी आ रही है। आपकी नजर में देरी नहीं हुई है, बिल्कुल सही टाइम पे जीएसटी रिफॉर्म्स आए गए हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ नंदन जी जुड़े हुए हैं। नंदन जी, देखिए, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, स्मार्टफोन, लैपटॉप पर असर नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम लोग बात करें, आपने जैसे सोना चांदी की बात करी, तो उसपे जो जीएसटी के स्लैब्स हैं वो अलग स्लैब्स रहते हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि जो कंज्यूमर है
उसके पास पैसा बचेगा। अगर मान लीजिए हमारी किचन में जो खर्चा होता है वो खर्चा कम हो जाएगा, पैसा बचेगा। कुछ आवश्यक सेवाएं जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाते हैं, उसमें अगर पैसा बचेगा तो वो बचे हुए पैसे को एक आम आदमी निश्चित रूप से कहीं उसका निवेश करेगा। तो माना कि सोना चांदी के जीएसटी रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो लोगों की बचत है वो बचत इस तरफ इन्वेस्टमेंट के रूप में इस दिशा में जाने की संभावना बढ़ जाती है और सोने चांदी की खपत आने वाले समय में बढ़ती है। वैसे भी नवरात्रि से लेके 11 तक सोने चांदी की खपत, ज्वेलरी की कंजम्पशन, परचेजिंग काफी अच्छी रहती है पूरे इंडिया में। तो आप ये मान के चलिए कि इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बूस्ट मिलेगा। जो हमारा डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास जब जेब में पैसा अधिक बचेगा तो बाजार के जो अलग अलग ऑप्शन है, चाहे वो सोना हो, चाहे म्यूचुअल फंड, एसआईपी हो, बैंक की एफडीज हो, जहां उसको बेहतर निवेश का ऑप्शन मिलेगा वो उस दिशा में जरूर जाएगा और बाजार में वो पैसा वापस आएगा। जी, आपने कहा कि निश्चित रूप से आपका पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण सही है इस बात पर आपको नहीं लगता कि जीएसटी खाने पीने की वस्तुओं पे तो 5% या शून्य कर ही दिया है, छोटे बच्चों की जो स्कूल की आइटम है उस पे भी शून्य कर दिया है या 5% लगा है, पर कहीं ना कहीं सोना चांदी, लैपटॉप, ये सब चीजें भी तो युवा वर्ग खरीदता है आजकल। सोने में निवेश करना लोग सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, कहीं ना कहीं इसको नहीं सरकार सोचेगी आगे, क्या लग रहा है? आने वाले समय में जैसे भी संकित सर ने बताया कि जो अभी ये जीएसटी का जो कानून है ये 2017 में ही आया है, ये अभी इन्फेंसी में है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और एज अ कंज्यूमर भी एक्सपेक्ट करते हैं एक ऐसी आइडियल कंडीशन जहां पे पूरे देश में एक ही टैक्स की दर आ जाए, और हम उसकी तरफ ही अभी अग्रसर हुए हैं। आप देखिए 28, 18, 5 से अब हम 2 दरों पे आ गए हैं, 5 और 18। हो सकता है आने वाले समय में सरकारी नीतियां ऐसी हो कि सारी वस्तुएं, सारी सेवाएं एक ही टैक्स रेट से टैक्स होने लगे। एक आइडियल कंडीशन ही हो सकती है। बट यस, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आजकल युवा केवल कॉपी, पेन, स्टेशनरी जिसपे 5% रेट हुआ है वहीं तक सीमित नहीं है, उसको लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आवश्यकता होती है, जिसपे अभी जो जीएसटी की जो दर है वो 5 ना रहते हुए 18 है। तो उतना तो बर्डन जो है वो भी कस्टमर को झेलना ही पड़ेगा। वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। संकित सर, आपके पास आ रही हूँ। देखिए सर, आपसे ये प्रश्न है कि हर व्यक्ति का एक औसत मासिक खर्च होता है, वो है 27% तक, अब घट सकता है। ये नए जीएसटी दर आने के बाद ये एक पूरा आंकड़ा सामने आया है कि 27% तक उसका औसत मासिक खर्च एक आम आदमी का घट सकता है। तो आपके नजर में लाभ कब तक दिखाई देगा? प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैडम देखिए, इसके अंदर जो एक्टिविटी जो हम देख रहे हैं जो दर घटने से है, मान लीजिए जो बटर पहले 64 रुपीज का एक पैकेट आया करता था, अब वो 58 रुपीज में आएगा। तो शायद जब आप खरीदेंगी तब आप 54 और 62 या 65 नहीं देखती थी, आपको बस बटर का पैकेट खरीदना और आप खरीद लेते थे। जो बचत है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, एक साबुन आप खरीदेंगे जो पहले 20 रुपए का आता था, 19 रुपए का आएगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क मैं नहीं देखता हूं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। एक मार्जिनल चेंज आएगा। जो बड़ी चीजें हैं, जैसे व्यक्ति एसी खरीदता है, एसी के अंदर आज 3,000 4,000 रुपए कम हुए हैं, तो वो शायद हो सकता है कि उसकी तरफ बढ़ेगा। कारें कम हो गई हैं रेट्स। तो जो जरूरत की चीजें होती हैं उसके अंदर पैसे बचने से बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर खर्चा आजकल कम हो गया है और अदर देन नेसेसिटीज के ऊपर खर्चा ज्यादा होने लगा है लोगों का। जैसे आज जो पहले लग्जरी हुआ करती थी, आज नेसेसिटी हो गई है। पहले मोबाइल आदमी 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए खरीदा करता था, आज की तारीख में 1.5 लाख का मोबाइल भी लाइन में लग के खरीदता है। तो इस तरह के मार्केट के अंदर ये जो 2, 3, 4, 5,000 रुपए बचने हैं, तो जरूर जो आम व्यक्ति है, मीडियम क्लास व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके लिए जरूर राहत का रहेगा। बट जो अपर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है या हाई क्लास है, उसको तो लग्जरी गुड्स के अंदर जो इन्होंने एक्टिविटी की है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक कैच पॉइंट भी है कि जो अभी आपने कहा कि 28% से 40% हो गया है लग्जरी कार्स में। जो 4 मीटर से ऊपर की कार है या 1200 सीसी से ऊपर की कार है, उस पर 40% हो गया है। वो 28 का 40 नहीं हुआ, 50 का 40 हुआ है, क्योंकि जो 28% था उसके ऊपर सेस था, वो सब मिला के लगभग 50% हुआ करता था, तो अब वो 40% हो गया है। तो जो फॉर्च्यूनर आपकी आनी थी उसके अंदर 2 लाख रुपए और कम हो गए, बड़े नहीं है। तो उसमें जरूर सेल्स आने वाली है और आगे।
देखिए तो सर एक हम आम आदमी का दृष्टिकोण भी देख रहे हैं कि सर जैसे कि ये 27% तक उसका जो है खर्च घटेगा। सर एक आम आदमी, सिंपल मैन, जिसकी आमदनी उतनी नहीं है जितनी एक अपर क्लास और मिडिल क्लास की, उसके लिए क्या इस जीएसटी में जो नया जीएसटी दर आई है उसके लिए कितना, एक साल भर का हम एक पूरा खाका देके तो साल भर में उसका कितना एक पूरा बजट निकल सकता है महीने का, यदि वो 5,000 रुपए का अगर राशन खरीदता है? तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी के घर में कितनी बचत हो सकती है महीने की? मैडम, इसके अंदर जो यदि मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है जिसकी बहुत न्यूनतम आय है, 10-15,000, 20,000, 25,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए ये एक वरदान है, ये जीएसटी की रेट कम होना। क्योंकि आप समझिए कि अगर जिसका खर्च महीने का 10,000 से 20,000 के बीच में, 25,000 के बीच में है, तो वो खर्च में कम से कम भी आप समझिए कि 15% का फर्क आना एक बड़ी बात है। और जो खर्च बचेगा उसका, वो उससे अपने बच्चों की पढ़ाई पर, अपनी मेडिकल सुविधाओं पर, इन पे खर्च कर सकेगा। दूसरी बात इसमें ये है, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज जो की गई है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, इन दोनों को आपने टैक्स से मुक्त कर दिया है। यहाँ पर अब 0% टैक्स कर दिए गए हैं। और गवर्नमेंट चाहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि जो मिडिल क्लास है या निचला तबका भी है, वह भी मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस को ले, छोटा छोटा ले, मतलब 1,000, 2,000, 3,000 रुपए महीने साल का ले, वो भी चलेगा उनको, या 500 रुपए महीने, 300 रुपए महीने से शुरू करे वो। तो ये जरूर एक बहुत अच्छी पहल है जो एक विकसित भारत की तरफ हमें लेके जाएगी कि व्यक्ति के पास मेडिक्लेम हो, व्यक्ति के पास में लाइफ इंश्योरेंस हो। ये बेसिक चीजें हैं। बाकी सर, कार बहुत अच्छी इंश्योरेंस बात आपने और अन्य इंश्योरेंस के ऊपर रेट कम नहीं हुई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर कि मेडिक्लेम की इच्छा हर व्यक्ति को है, पर इतने ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस इतने महंगे हुआ करते थे कि लोग अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं उसको, पर अब जाके कहीं ना कहीं विचार व्यक्त करेंगे कि हाँ हम ले ले। सर अगर टूरिज्म की बात करें तो आम आदमी का खर्चा ही घर में ही इतना खर्च हो जाता है, बच्चों की फीस और दूसरे खर्चों को मिलाकर, कि वो टूरिज्म मतलब साल में एक बार अपने परिवार के साथ घूमने भी नहीं जा सकता वो। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं घूमने का एक अवसर अब आम आदमी को मिलेगा, कहीं जो बचत होती है उससे, आपकी नजर में? देखिए, अभी जो नया फैशन आया है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज की तारीख में अगर टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो वो हो रहा है स्पिरिचुअल टूरिज्म। आप भोपाल में हैं, भोपाल के आसपास सांची है, फिर इंदौर के पास में उज्जैन है। तो उज्जैन के अंदर जो फुटफॉल है वो लगभग 1,000 गुना हो गया है। 1,000 गुना हो गया है। तो जो आम व्यक्ति है वो मंदिरों के दर्शन के लिए जाता है, साथ ही साथ उसको एक बेसिक खाने की सुविधाएं और बेसिक रुकने की सुविधाएं मिल जाती है, जिनको हम धर्मशाला कह सकते हैं या अफोर्डेबल होटल्स कह सकते हैं। तो ये जो सीमेंट के भाव में कमी आई है, या इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट करने के लिए जिसमें रेट कम की गई है जीएसटी की, डेफिनेटली इससे स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये टूरिज्म और डेवलप हो पाएगा और कम बजट में व्यक्ति घूमने के लिए जा सकता है, क्योंकि उसके पास भी 5, 7, 10 हजार रुपए साल के जो जीएसटी के रूप में वो दे रहा था सरकार को, वो सरकार नहीं ले रही है, और वो अपने परिवार को घूमने फिरने के लिए जा सकता है। और ये बहुत जरूरी है हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो घूमना फिरना है बहुत जरूरी है, चाहे किसी के लिए भी हो, आम आदमी के लिए भी घूमना फिरना, साल में अपने परिवार के साथ एक धार्मिक पर्यटन स्थल पर भी जाना जरूरी है, जिससे कि सभी के लिए एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं बजट में पैसे नहीं बचते, अब जाके कहीं ना कहीं वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। नंदन जी आपके पास आ रही हूँ। नंदन जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अब खपत बढ़ेगी, क्योंकि कम चीजें अब मार्केट में रेट कम हुए हैं जीएसटी की वजह से, तो खपत बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, उत्पादन में तेजी से ज्यादा अब रोजगार भी पैदा होंगे। तो किस क्षेत्र में रोजगार पैदा होने की जो आपकी दृष्टिकोण में क्या लग रहा है, किस क्षेत्र में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जीएसटी की नई दरों के बाद? अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोई भी फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने में इंटरेस्टेड होती है अगर उसकी सेल्स हो, अगर वो लोगों की तनख्वाह उठा सके। जीएसटी कम होने से जैसा हम सभी को उम्मीद है कि कंजम्पशन बढ़ेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो बहुत बड़े सेक्टर हो जहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पे होता है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल से लेकर के अगर हम बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए स्तर की बात करें, जैसे कि खेती बाड़ी, किसानी, हर जगह पे मुझे दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और जो एम्प्लॉयमेंट है
उसका रेट भी जो है वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि अगर हम जमीनी स्तर पे देखें तो पेस्टिसाइड से लेकर ट्रैक्टर, मैकेनाइज्ड मशीनरी जो एग्रीकल्चर में यूज होती है, वहां पे भी जीएसटी के रेट के जो रेट्स है वो कम हुए। और अगर हम हायर इनकम ग्रुप के लोगों में देखें, जो महंगी गाड़ियां, महंगी बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे भी जीएसटी के रेट्स में कटौती आई है। तो अगर हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगले 6 महीने से 1 साल में हमें इंक्रीज कंजम्पशन और बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाजार में दिखती हुई पक्का है, ये तय है। अभी इस मोमेंट पे एग्जैक्टली सेक्टर वाइज प्रेडिक्ट करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। हमारी केंद्र सरकार तो सभी सेक्टर्स में काम कर रही है। अभी अभी आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी धार में भी आए थे, पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत बड़ी योजना को उन्होंने अनावरण किया है। तो सरकार तो हर सेक्टर में काम कर रही है और जीएसटी की दर कम होने से, कंजम्पशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ना तय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे देश की इकोनॉमी जो है आगे जाने वाली है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बेहतर होने वाली है। बिल्कुल। देश की जो जीडीपी भी बढ़ेगी। और आपने पीएम मित्र पार्क की बात निकाली है, बिहार की, वो भी अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। संकेत सर, आपके पास लौट रही हूँ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी उत्सव कहा है, इसे बचत उत्सव का नाम दिया है उनकी तरफ से। ये उनके मन का उत्सव भी कह रहे हैं कि लोगों के मन की मुंह मीठा कराने का उत्सव भी कहा जा रहा है इसको, कि ये ऐसे समय पे ये बचत उत्सव आया है, ऐसे समय पे जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं कि लोगों का मुंह मीठा कराना बनता है। और साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे संकेत जी कि जीएसटी फाइल जब करता है, अब जब नए रिफॉर्म्स आ गए हैं तो उस समय दुकानदार या अन्य सभी को, अब जब नए रिफॉर्म्स आने के बाद क्या चीजें अब ध्यान में भविष्य में रखनी चाहिए? देखिए, मुंह मीठा कराने की बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि बेकरी, चॉकलेट, कोको पाउडर, कॉफी, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, इन सब के ऊपर 18% थी, वो 5% हो गई है। तो मुंह मीठा करने के लिए इसलिए बात ये कही गई है, एक मजाक की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं, 18% से 5% पे आ गई है। और जहां तक मुंह मीठा कराने की बात है, वाकई में ये जिस फेस्टिवल सीजन में आया है, उस सीजन में सरकार ने इतनी बड़ी छूट दी है, उसका फायदा सरकार को लेना चाहिए, उसकी श्रेय भी लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कार्य करके दिखाया है। एक बहुत बड़ा स्टेप है, आप समझिए, जिसके अंदर एफएमसीजी जो सबसे बड़ा सेल है, उसके अंदर 18-12% से 5%, और रोटी, खाकरा, इनके ऊपर तो 0% कर देना। तो यहाँ पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। पेंसिल, क्रेयॉन्स, इन सब के ऊपर 0% हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को खर्च करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जो इस इनडायरेक्ट टैक्सेस से बहुत अच्छी रिकवरी आ रही थी। नो डाउट इसमें परसेंटेज में कमी आई है, पर मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और लोग जीएसटी भरेंगे, जीएसटी के नेट में आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टैक्सेस कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उस जीएसटी के नेट में आते जाते हैं, और ओवरऑल जो पैसा सरकार के पास कलेक्ट होना है वो बढ़ता जाएगा, और इंडिविजुअली भार कम होता जाएगा जीएसटी रेट का। तो यहाँ पर जो मुंह मीठा कराने की बात है या जो उत्सव की बात है, वो बात अच्छी है। और हालांकि अब ये एक ट्रेंड बन गया है सरकार में, किसी भी चेंज को या किसी भी रिफॉर्म को ला करके उसको ओवर एक्साइट किया जाता है। तो ठीक है, ये उनका भी कहना पूरे गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एक उत्सव है, तो हम उस उत्सव को मानते हैं कि हाँ, ये उत्सव। अंकित जी, जैसे आपने कहा कि मानते हैं कि बचत उत्सव है, वाकई में उत्सव है, मुंह मीठा कराने की बात, हर घर में खुशी की बात, और त्योहार, नवरात्रि है, फिर दशहरा है, दिवाली है, शॉपिंग का एक बूम आने वाला है अभी मार्केट में। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आएगी कि हाँ, ये हम अब खरीद सकते हैं। जैसे कि कार में देखा आपने, तो सभी लोग देख रहे हैं कि 35 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल के दाम घटने से रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। तो अगर हम थोड़ा सा घर बनाने की बात कर लें, थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल की बात कर लें आपके पर्सपेक्टिव में, तो क्या देख रहे हैं? बहुत बड़ा फर्क आएगा। आप देखिए कि यहाँ पर जो एक हाउस की कीमत है, यदि मैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक के मकान की अगर बात करूं, तो जमीनों के रेट में तो कोई फर्क नहीं आना है, पर जो हाउसेस के रेट हैं, वो जो बिल्डिंग के रेट्स हैं, उनमें जरूर कमी आएगी। तो यदि मान लीजिए कि जो पहले 10 लाख का हाउस था, वो 9 लाख में बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ये जो कंजम्पशन वाली बात थी, जहां पर कंज्यूमर के ऊपर जो बाहर आता था, क्योंकि व्यापारी कभी भी अपनी जेब से तो जीएसटी भरेगा नहीं, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसने रखना है। पर जैसे ही आपके यहाँ जीएसटी रेट 28% से 18% हो गई, हम मान लेते हैं 10% की कमी आ गई, तो जो मकान 20 लाख का था वो 18 लाख में बनेगा। ऑब्वियसली सब जगह खर्च आएगी। तो ये सिर्फ सीमेंट का ही इम्पैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, इसके अलावा और भी इम्पैक्ट आएंगे जिसकी वजह से ये सब सस्ते हो जाएंगे।
तो मकान बनाना अब हिंदुस्तान में पहले से काफ़ी सस्ता हो जाएगा और ये बहुत वेलकम स्टेप है क्योंकि हमें लो कॉस्ट हाउसेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हिंदुस्तान को अगर विकसित देश बनना है, तो इसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति जो लोग जिनके पास मकान नहीं है, वहाँ पे पीएम आवास योजना है और बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं। उसके अलावा भी यदि मकान कोई बनाना चाहता है, उस योजना के अलावा भी, तो अगर ये सस्ता होता है, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। हाँ, इसके अंदर इसके साथ एक समस्या भी एक जुड़ के आएगी कि आप समझिए कि जो 28% में जिन्होंने सीमेंट ले रखी व्यापारी की, जो आपने इसके पहले भी मुझसे प्रश्न पूछा कि इसमें क्या-क्या समस्याएँ आएँगी। वहाँ पर जो इन्वर्टेड टैक्स रेट की जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर की जो स्थिति बन रही है कि पहले 28% था, उनके पास जीएसटी है, 28% पे दिया हुआ आईटीसी बड़ा-बड़ा रह जाएगा उनके पास। तो उसको लेकर भी सेक्शन 54(3) और ऐसे बहुत सारी मतलब योजनाएँ हैं इसके अंदर कि आपको रिफंड मिल जाएगा। जहाँ पर भी टैक्सेस आपके पास में आईटीसी बच जाता है, उसमें रिफंड के लेकर के भी गवर्नमेंट लेके आई है कि यदि आपके पास में बच जाता है तो ऐसा नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, व्यापारी कभी भी आगे पास ऑन नहीं कर पाएगा, यदि ये टैक्स सरकार के पास अटक के रह गया। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ी-थोड़ी रहने वाली है। आने वाले समय में अगले 6 महीने काफ़ी परेशानियाँ आएँगी और उन परेशानियों को झेलना भी पड़ेगा। संकित सर, मैं आपने जैसे ही कहा कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आपके माध्यम से जानना चाहेंगे हम कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आएंगी जरूर? देखिए, मान लीजिए कि आपका जो गुड्स खरीदा हुआ है, वो पहले 28% था, अब वो 18% में आ गया है। अब आप आगे बेचेंगे, तो आपके पास आईटीसी पड़ा रह जाएगा, तो व्यापारी का पैसा फँस जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे निकलेगा या लेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर व्यापारी का जो पैसा फँस गया है, उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए, एक्चुअल में जो गवर्नमेंट फ़ायदा देना चाहती है, तो व्यापारी पास ऑन यदि नहीं करता है, तो ये सारी मशक्कत फ़ेल हो जाएगी गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा फँसा हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, वो अब व्यापारी को नहीं मिल रहा है। व्यापारी को व्यापार करना है, उसके पास ₹100 में गुड्स आए थे, वो 110 में आगे बेचेगा। पर यदि मान लीजिए कि उसको जो ₹10 का फ़ायदा मिल जाता है, वो ₹100 के गुड्स का रिफंड मिल जाता है ₹10, तो उसके पास ₹90 हो जाएँगे, ₹90 वाले गुड्स को ₹100 में बेच पाएगा। पर यदि ये ₹10 उसे नहीं मिले रिफंड, तो ज़रूर से जो जनता है, उसको ये ₹10 देने पड़ेंगे, क्योंकि व्यापारी कभी भी लॉस में गुड्स को नहीं बेचेगा। और जो रॉ मटेरियल है, ये हम इसकी बात करें आगे के लिए, ये तो जो पुराना स्टॉक थी उसकी बात की है। आगे के लिए देखिए आप, जो रॉ मटेरियल है जो 18% पे आ रहा है और जो फिनिश गुड्स है वो 5% पे बिक रही है। तो अभी भी गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि इस पे रीवर्क करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और जितनी जल्दी इसके अंदर चेंज लाएँगे उतना अच्छा है, क्योंकि करेक्शंस लानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर कुछ करेक्शंस हैं, धीरे-धीरे कुछ-कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर करेक्शंस लानी पड़ेंगे। 18% का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिनिश गुड्स 5% बेच रहे हैं, बीच का जो 13% है, वो सरकार के पास रुक जा रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रुक जा रहा है। उसके लिए रिफंड का सिस्टम लाए हैं। अब रिफंड का सिस्टम तो ले आए हैं, पर वो कितना स्मार्टली काम कर पाएगा, कितना फास्ट काम कर पाएगा, इसमें ऑफिसर्स कितनी फास्ट इसको डिस्पोज़ल करेंगे, इस पे डिपेंड करता है ये नई जीएसटी रेट कितनी सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल। संकित जी, मैं आपके पास लौटूंगी, इसी प्रश्न को लेकर भी लौटूंगी और एक नए प्रश्न के साथ भी। नंदन जी, आपने सुना कि संकित जी ने कहा, इसी बात पर आपका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। ये भी जानना चाहेंगे नंदन जी आपसे कि मार्केट की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर टैक्स कट का क्या असर रहेगा, और जैसे कि व्यापारियों की बात अभी संकित जी ने कही, उनके उसी बात पर आपका भी दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। मैडम, जैसा भी संकित सर ने बताया, जो आम व्यापारी है वो भी रेट चेंज होने के बाद, स्पेशली ऐसे जो गुड्स हैं जिनमें रेट कम हुए हैं, थोड़ा सा वो असमंजस में है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने 21 सितंबर की रात तक जो सामान खरीदा था, वो संभावना है कि उसने वो ऊंची दरों पे खरीदा था, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो। बहुत सारे वस्तु ऐसे होती हैं जिसमें व्यक्ति सामान का स्टॉक करके रखता है। जो व्यापारी है वो सामान को अपने पास खरीद के रखता है, क्योंकि उसको पता था कि नवरात्रे आने वाले हैं, दिवाली का सीजन आने वाला है, तो मेरी डिमांड ज्यादा आने वाली है, उसने स्टॉक ज्यादा करके रखा था। तो ऐसे व्यापारियों का जो वर्किंग कैपिटल है, वो थोड़ा सा उनका जो है अभी इस समय ब्लॉक्ड रहेगा। लेकिन हमारी पूरी अपेक्षा है कि सरकार इस इशू को एड्रेस करेगी और रिफंड को लेके जो क्लैरिटी है, ग्राउंड लेवल पे, प्रोसीजर लेवल पे क्लैरिटी आएगी और चीजें फटाफट मूव ऑन करेंगी। दूसरी जो मैम आपने बात पूछी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेके, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को भी लेके एक मेजर इशू जो है वो यही है कि पुराना स्टॉक जो है काफी सारा 28% पे खरीदा हुआ है,
अब 18% उसको रेट हो गया है, तो व्यापारियों के लिए असमंजस की स्थिति वहां भी बरकरार है। उन्होंने सामान महंगा खरीदा है, कंपनियों ने रेट कट ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं, कोई भी व्यापारी अपनी लैंडिंग प्राइस के नीचे सामान को नहीं बेच पाएगा। आजकल कंपटीशन के चलते कई व्यापारियों के जो मार्जिन हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। कई जगह तो जो जीएसटी का डिफरेंस है उससे कम उनका मार्जिन है, 28 से 18% रेट हो गया है, लेकिन व्यापारी का मार्जिन जो है वो 10% भी नहीं है। तो नंदन जी, ऐसे सभी केसेस में जी नंदन जी, मतलब प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं व्यापारी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा ही होगा, कहीं ना कहीं जी थोड़ा तो जी घाटा होगा ही होगा। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों का जो वर्किंग कैपिटल है, जो उनका पैसा ब्लॉक हो गया था ऊंचे दर का जीएसटी, उसका उसे आईटीसी तो मिल जाएगा, लेकिन उसका पैसा वो जेब से ऑलरेडी लग चुका है और वो जनता से कम पैसा रिकवर कर पाएगा, तो थोड़ा बहुत उसका वर्किंग कैपिटल अभी फंसेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर सरकार बहुत जल्द कुछ और नए फास्ट नियम लेके आएगी, जिससे रिफंड जल्दी लोगों के प्रोसेस हो सके। और आपसे ये भी पूछा था, एक लाइन में आपसे जानना चाहेंगे कि सामानों पर टैक्स कट का क्या असर रहेगा, वो आप थोड़ा संक्षिप्त में जरूर बताएं। मैम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टैक्स कट, यस। जितने भी मैम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या जितने भी सामान हैं जिनके ऊपर टैक्स के रेट में कटौती की गई है, उसके दो नजरिए हैं, एक व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ विन विन सिचुएशन। लोगों ने इंतजार किया है, 22 तारीख का कंपनियों ने रेट कट अनाउंस कर रहे हैं और लोग जाके अपनी खरीदा फरोख्ती कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो इसमें फंसा है, लेकिन उनको उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी और डिमांड बिल्कुल सही बढ़ेगी। कहा, बिल्कुल जी ठीक कहा आपने। संकेत सर, आपके पास लौट रही हूँ, एक सवाल है मन में कि देखा आपने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा कारों की बिक्री दिखाई दे रही है मार्केट में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश में करें, तो एक बूम सा मार्केट में आया हुआ है कार को देखे। क्या मुनाफा देख रहे हैं कार कंपनीज के लिए, और जिस तरह से लोग कारों को खरीद रहे हैं, आपकी दृष्टिकोण में क्या देख रहे हैं, कारों के प्रति इतना जुनून क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है कि एक जमाने में कार लग्जरी हुआ करती थी। एक घर में एक कार होना या पूरे मोहल्ले में एक कार होना बहुत बड़ी बात होती थी। पर धीरे धीरे हर घर में कार हो गई, अब हर घर में 2 कार हो गई, 3 कार हो गई, इस लेवल पे आ गए। जितने लोग हैं चलाने वाले उतनी कार चाहिए अब घर के अंदर, सभी को अब कार से मूवमेंट करनी है। और जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है वो जीएसटी रेट की वजह से हो रही है, ऐसा भी कह सकते हैं हम मजाक में, क्योंकि जितनी कारें बढ़ेंगी उतना ट्रैफिक जैम होगा। पर देखिए आप, एक डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर आज की तारीख में नेसेसिटी हो गया है। आप यदि कार खरीदते हैं, इट इज नॉट लग्जरी फॉर द से योर फैमिली, इट इज अ नेसेसिटी फॉर यू कि अब कार तो होना ही है, कहीं जाना है तो कार जरूर होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जैसे ही लग्जरी से कोई गुड्स नेसेसिटी में आता है तो उसके लिए बूम आता है। और अब आम आदमी, हिंदुस्तान का आम आदमी कार में सफर करने लगा है। जो पहले साइकिल या बाइक पे घुमा करता था, साइकिल तो खैर खत्म ही हो गई है, आजकल सबसे अमीर आदमी ही ये चलाता है साइकिल, बाकी साइकिल तो बहुत कम हो गई है। मोटरसाइकिल और कार, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट के मोड रह गए हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना स्मार्ट नहीं है हमारे यहाँ पर। तो जो बूम आप देख रही है कार में मैडम, वो जरूर बहुत पॉजिटिव साइन है। और हमेशा तो सबसे पहला साइन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देती है, और जब भी मार्केट बैठता है तो सबसे पहले स्लगिशनेस आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ये हो सकता है कि अगर वर्ल्ड सिनेरियो में देखूं तो यहाँ पर हमने बहुत सारी जीएसटी की बात की है, पर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, ट्रम्प साहब को, कि वो भी एक फैक्टर है जीएसटी रेट कम होने में। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाया है, एक्सपोर्ट को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पर कंजम्पशन हमें इंटरनली बढ़ाना पड़ेगा, हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन को हाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक ये वेलकम स्टेप है जीएसटी के रेट का कम होना। और जहां तक कार की बातें हैं, तो कार तो एक्सपोर्ट होती नहीं है, जनरली हमारे यहाँ इंपोर्ट ही होती ज्यादातर कारें। तो यहाँ पर जो एंसिलरी है, ऑटो एंसिलरी है, उसके अंदर बहुत बड़ा बूम आने वाला है। और जैसे ही ऑटो एंसिलरी में बूम आएगा, वो रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है, जो मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ये बूम में आ जाएगी। तो लगातार जो बूम लेके आएंगी कारें, वो बूम पूरी इंडस्ट्री में फैल जाएगा और उससे एक पॉजिटिविटी मार्केट में आएगी अगले 2 साल के लिए। सही कहा। चिंता खत्म हो जाएगी कि मार्केट स्लो हो गया है या ऐसी कोई समस्या।
इतना सटीक आंसर था सर आपका, ये बात हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। और नंदन जी, जैसे कि संकेत सर ने टैरिफ की बात निकाली, ट्रंप सरकार की बात निकाली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व में हड़कंप मचा के रखा है अपने टैरिफ से, तो एक दो लाइन में आप ये भी बताइए कि उनके टैरिफ से इंडिया पर अब नई दरें हैं, उनका पर्सपेक्टिव तो हमने जाना, संकेत सर का आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मैम, जैसा संकेत सर ने बताया कि ट्रंप जी को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रकार से देश में भारतीय सामान के ऊपर टैरिफ नहीं बढ़ाए होते तो हो सकता है सरकार भी इस प्रकार का फैसला एकदम से नहीं लेती। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ना जरूरी है। हम 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर अमेरिका ने हमारे सामान को महंगा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका के अलावा हमारे पास दुनिया के 200 देश और है अपना सामान बेचने के लिए, और हमारा खुद का भारत देश इतना बड़ा है, इतनी आबादी है, इतना बड़ा युवा वर्ग है जो कंजम्पशन को बहुत ज्यादा महत्व देता है, चाहे वो सेवाओं की हो, चाहे वो वस्तुओं की हो। तो उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जीएसटी का रेट कम किया गया है। तो जो ट्रम्प टैरिफ है उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, खत्म करने के लिए, ये जो जीएसटी का जो रामबाण सरकार ने यहाँ पे निकाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया बात भाई। कही आपने कि रामबाण जो निकाला है उसको नलीफाई करने के लिए जो निकाला है बहुत सही समय पे निकाला है। टैरिफ भी आया, उसके बाद जीएसटी की नई दरें आई। संकेत सर, संकेत भंडारी जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे साथ सभी पर्सपेक्टिव, सभी जो टॉपिक्स है उसको कवर करने के लिए। और नंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी टॉपिक्स हमने बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि ये जो टैरिफ कम हुआ है या टैक्स रेट कम हुई है, इसको एक उत्सव के रूप में मनाएं और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करें। जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो यदि आप भारत देश के निर्मित यूज करेंगे और डोमेस्टिक यूज करेंगे तो कहीं न कहीं अमेरिका में भी इसकी गूंज जाएगी और उनको भी पता लगेगा टैरिफ बढ़ाना कितना भारी पड़ सकता है। सर आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमारे पास है इस कार्यक्रम की, नहीं तो हम स्वदेशी के ऊपर भी हम आपसे इस टॉपिक पे भी डिस्कस करते हैं कि स्वदेशी इंडिजीनियस थिंग्स को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनाने को कहा है। स्वदेशी मेला भी लगाए गए हैं सब जगह। तो सर ये बात आपने जो कही हमारे दर्शकों ने सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, तो बता दें कि जीएसटी की नई दरों पर हमने दोनों जो हमारे मेहमान थे उनके पर्सपेक्टिव जाने, उनके दृष्टिकोण जाने, और आपको ये भी बता दें कि नई दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की पिछली बैठक के बाद इसका ऐलान किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। और अब लोगों में खासा उत्साह दिखने लगा है और आने वाले त्योहारों में भी जमकर खरीदारी करने के मूड में सभी लोग दिख रहे हैं। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।